नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सेंगर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट फेलियर के बारे में कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट हैं या जिनके हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि इनका हार्ट अब कमज़ोर हो गया है या वीक हार्ट कहते हैं। नॉर्मली जब हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो जाती है, नॉर्मली 20% या 15% हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स को बोला जाता है कि अब आपको हार्ट ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो क्या अगर हार्ट की पंपिंग कमज़ोर हो गई है तो क्या हार्ट की पंपिंग को दोबारा से बढ़ाया जा सकता है? नॉर्मली जो पेशेंट्स को सलाह दी जाती है, अगर उनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाए तो ज़्यादातर डॉक्टर्स पेशेंट को ये सलाह देते हैं कि अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो आपके हार्ट की पंपिंग अब बढ़ नहीं सकती। आप दवाएं लेते रहोगे तो आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सब कुछ ठीक रहेगा और हार्ट की पंपिंग अब किसी तरीके से या किसी दवाई से बढ़ाना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या वाकई में हार्ट की पंपिंग नहीं बढ़ सकती या किसी तरीके से हार्ट की पंपिंग को बढ़ाया जा सकता है। हमने हज़ारों लोगों को देखा है कि उनकी हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है और नॉर्मली जो डॉक्टर होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, वो ये बोलते हैं देखो बढ़ना होगा तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, हमें ये पता तो होना चाहिए कि जिनकी बढ़ती है आखिर वो ऐसा क्या करते हैं कि उनकी पंपिंग बढ़ जाती है। क्या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है, क्या कोई ऐसा तरीका है? तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो सेफ मेथड है, नॉन सर्जिकल मेथड है, जिसको आप घर पे कर सकते हैं, जिसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है और इन तरीकों से आप हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकते हैं। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्ट की पंपिंग है क्या। क्योंकि ज़्यादातर हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनको ब्लॉकेज के बारे में तो पता है कि मेरे को ब्लॉकेज हो गई है, मेरे को स्टंट डालना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, या दिमाग में ये होता है कि ब्लॉकेज हो गई है तो कैसे भी करके ब्लॉकेज खुल जाए। हार्ट पंपिंग के बारे में तो लगभग 90-95% पेशेंट को पता ही नहीं होता जब तक कि वो खुद हार्ट फेलियर के पेशेंट नहीं बन जाते। या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता भी होता है लेकिन उनको उसकी गंभीरता का पता नहीं होता कि अगर हार्ट की पंपिंग कम हो गई है या हार्ट फेलियर कंडीशन है तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, मुझे फ्यूचर में इसको लेकर के क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए, हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट का फेल होना नहीं होता। हार्ट फेलियर का मतलब होता है जब हमारा हार्ट हमारे शरीर की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम डिमांड है, जितना हमारे शरीर को खून की ज़रूरत है अपने सभी कामों को करने के लिए, जब उसकी मिनिमम क्वांटिटी भी, जो उसकी न्यूनतम मात्रा है, जब वो आसानी से पंप नहीं कर पाता तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इंसान के हमारा जो हार्ट है, जब उसकी मांसपेशियां हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। कुछ और भी रीज़न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हार्ट फेलियर होता क्यों है पेशेंट्स को। तो देखिए, हार्ट फेलियर होने के वैसे तो कई सारे कारण हैं, पर हार्ट फेलियर की कंडीशन में नॉर्मली हमारे जो हार्ट की मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। जैसे सबसे एक साधारण सा कारण है जो कॉमन रीज़न है, वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। जब हमारी दिल की नसों में ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज के कारण क्या होता है, खून हमारी हार्ट की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में खून नहीं मिल पाता है। जब खून नहीं मिल पाता है तो पेशेंट्स को कई बार पेन होता है, लेकिन उसके बीच में अगर उनको हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक होने की वजह से क्या होता है, हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। जब हार्ट का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है तो जो दीवार है हमारे दिल की, जो पूरी ताकत लगा के खून को पंप कर रही थी, अब वो उतनी ताकत के साथ पंप नहीं कर पाती। तो नॉर्मली अगर मैं हार्ट की पंपिंग की बात करूं तो एक स्वस्थ आदमी का जो हार्ट होता है वो लगभग 55% से लेकर के 75% खून को पंप करता है। अब ये 55% से 75% क्या हुआ? तो होता क्या है कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। उसका काम क्या है? गंदे खून को लेना, फिर उसको फेफड़ों में भेजना, वहाँ से उसको शुद्ध करना, उसका प्यूरिफिकेशन करना। इसके बाद जो प्योर ब्लड होता है वो वापस हमारे हार्ट में आता है, लंग्स के बाद हमारे तीसरे चैम्बर में, और तीसरे चैम्बर के बाद वो माइट्रल वाल्व के थ्रू चौथे चैम्बर में जाता है। और चौथे चैम्बर जब हमारा, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल भी कहते हैं, जब वो पंप करता है तो क्या होता है, ये खून हमारा पूरे शरीर में हर जगह पहुंच जाता है। अब यही हमारे हार्ट का काम है, गंदे खून को लेके साफ करना और पूरे शरीर में भेज देना। जब पूरे शरीर को खून मिलता है तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन, सभी अंग क्या करते हैं, काम कर पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, घर में खाना बनता है तो जब हम खाना खाते हैं तो हमको ताकत मिलती है और हम काम कर पाते हैं। वैसे हमारे शरीर के सभी अंगों को जब ब्लड सप्लाई मिलती है तब वो काम कर पाते हैं। तो ब्लड से क्या मिलता है उनको ऑक्सीजन मिलती है और उनको न्यूट्रिशन मिलता है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तब तो सभी ऑर्गन काम करेंगे। तो 55% से जो 75% मैंने बताया, इसका मतलब ये है कि हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जहाँ से खून पूरे शरीर में जाता है, वहाँ जितना खून इकट्ठा होता है, जिसको कि हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो अब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम लगभग 110 से लेके 120 मिलीलीटर औसतन हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में इकट्ठा होता है। तो अब जैसे 120 मिलीलीटर ब्लड है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, पंप करेगा,
तो क्या होगा, लगभग इसका 55 से 75। अगर मैं मान लूं किसी के हार्ट की पंपिंग 60% है तो 60% खून क्या होगा, शरीर के हर हिस्से में चला जाएगा। तो 120 मिलीलीटर का 60% कितना हो गया, कितना हो गया, हमने निकाल लिया 72 मिलीलीटर, राइट। तो अब ये 72 मिलीलीटर जो है हमारा हार्ट पूरे शरीर में भेज देगा। तो जब हमारा दिल एक बार धड़कता है तो 72 मिलीलीटर चला गया। अब अगर हमारा दिल 1 मिनट के अंदर, अगर मान लेते हैं कि हमारा दिल 70 बार धड़क रहा है, तो 72 मल्टीप्लाइड बाई 70, तो लगभग मिलाकर के ये 5000 मिलीलीटर हो गया, जिसको हम कहते हैं 5 लीटर। तो इसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर 5 लीटर पूरे खून शरीर में भेजता है। लेकिन अगर किसी की पंपिंग कम हो गई, मान लेते हैं पंपिंग 30% हो गई, तो 30% का मतलब ये हुआ कि हमारा हार्ट अगर पहले 5 लीटर भेज रहा था, तो अब क्या होगा, 5 से जस्ट आधा, लगभग कितना हो गया, 2.5 लीटर। लेकिन एक्चुअल में आधा नहीं होता, आधे से थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब क्या होता है, जब ये 5 लीटर खून पहले जा रहा था और अब मान लेते हैं 3 लीटर जाने लगा, तो क्या होगा, शरीर के हर हिस्से को जितना खून पहले मिल रहा था उससे अब कम मिलने लगा। तो जब कम मिलने लगेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं उनको जब कम खून मिलेगा तो उनके काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। अब जब पेशेंट है वो बैठा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे वो वॉक करेगा या सीढ़ी चढ़ेगा या थोड़ा ज्यादा मेहनत करेगा तो क्या होगा, उसकी सांस फूलने लगेगी। सांस इसलिए फूलने लगती है क्योंकि हमारा हार्ट जितना खून चाहिए भेज नहीं पा रहा है। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी दिल धड़कने की कोशिश करता है ताकि वो जल्दी जल्दी खून को पहुंचा सके। जब वो हमारी धड़कन जब बढ़ जाती है तो हमारी सांस फूलने लगती है, क्योंकि अब जोर जोर से सांस लेने लगते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है इस चीज को पकड़ने की कि पेशेंट की अगर चलने में सांस फूल रही है तो उसके हार्ट की पंपिंग कम हो सकती है। तो ये मैंने बेसिकली आपको बताया। कारण के बारे में हम बात कर रहे थे, तो एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट अटैक हो जाता है और हार्ट अटैक की वजह से हार्ट की मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं। तो ये तो एक कारण रहा। दूसरे और भी कई कारण है, जैसे किसी को अगर बीपी है लंबे समय से, ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय से है तो क्या होता है, हमारे हार्ट की मांसपेशियां क्या हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, क्योंकि हमारे हार्ट को जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे केस को हम कहते हैं DCMP, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो ये एक अलग कंडीशन हो गई। इसके अलावा एरिथमिया है, एरिथमिया एक तीसरा रीजन हो सकता है। कई सारी दवाओं का भी साइड इफेक्ट होता है, स्पेशली अगर हम बात करें स्टेरॉइड्स, अगर ये हमको दिए जाते हैं तो हमारे हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज करने का काम करते हैं। डायबिटीज एक बहुत बड़ा रीजन है जो हमारे हार्ट की मांसपेशियों को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर मोटापा है, लाइफस्टाइल खराब है, या कई बार अलग अलग तरह की मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, उनकी वजह से भी हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण कारण बताए, इंपॉर्टेंट कारण बताए, जिसकी वजह से हमारी हार्ट की जो मांसपेशियां हैं डैमेज हो सकती हैं। जब हार्ट की मांसपेशियां डैमेज हो जाती हैं तो हमें क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर की समस्या हो जाती है। तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी, डिस्कस करी है हार्ट फेलियर के बारे में। अब हम ऐसे 5 नेचुरल ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो एकदम सेफ हैं, जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, जिसको करने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह का कोई रिस्क भी नहीं है, और ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें किसी तरह की कोई सर्जरी भी नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट का नाम है EECP ट्रीटमेंट। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो दुनिया का एकमात्र ऐसा पहला ट्रीटमेंट है जो US FDA ने जिसको अप्रूवल दिया हुआ है। US FDA ने जून 2002 में EECP ट्रीटमेंट को हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए अप्रूव किया हुआ है कि इस ट्रीटमेंट से जिन पेशेंट्स का हार्ट की पंपिंग कम हो गई है उनकी पंपिंग को बढ़ाने के लिए और ऐसे पेशेंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम करने के लिए ट्रीटमेंट हेल्प कर सकता है। तो उसके बाद से 2002 के बाद से पूरी दुनिया में, अगर मैं चाइना की बात करूं, US की बात करूं, इनफैक्ट इंडिया में ऐसे कितने ही सेंटर्स हैं जहां पे जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है वो पेशेंट्स जाते हैं और उन ECP ट्रीटमेंट के थ्रू अपनी पंपिंग बढ़ा सकते हैं। हालांकि समझने वाली बात है कि हर तरह के हार्ट फेलियर के केसेस को ECP ट्रीटमेंट हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं बात करूं तो 10 में से लगभग 8-9 पेशेंट ऐसे होते हैं हार्ट फेलियर वाले जिनको कि ECP ट्रीटमेंट से बहुत फायदा होता है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात करूं तो लगभग मैंने पिछले करीब 10.5 साल के अंदर कितने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनकी पंपिंग 15-20% से भी बढ़ करके लगभग 55-60% तक पहुंच गई। तो ये बिल्कुल पॉसिबल होता है, जिससे हार्ट की पंपिंग को बढ़ाया जा सकता है। EECP एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें नॉर्मली एक बेड होता है, पेशेंट को उसको लिटा दिया जाता है और 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट जब 35 से 40 दिन तक दिया जाता है तो हमारे हार्ट की जो मांसपेशियां डेड पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की जो दीवारें हैं ताकत नहीं ले पा रही हैं, तो ये 1-1 घंटे का ट्रीटमेंट जब 35 से 40 दिन तक देते हैं तो हमारे हार्ट के अंदर जो पहले से ही बनी पड़ी हाइबरनेटेड ब्लड वेसल्स हैं जो एक्टिव स्टेट में नहीं है, वो चालू हालत में नहीं है, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे करके वो चालू हालत में हो जाती हैं।
इसके अलावा हार्ट के अंदर ऐसी हजारों लाखों नई मांसपेशियां भी बनती हैं, नई ट्यूब्स बनती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो हिस्सा डेड हो गया है वो फिर से काम करने लगता है, और जब वो फिर से काम करने लगता है, फिर से ताकत ले लेता है, तो हार्ट की पंपिंग बढ़ जाती है। तो अगर किसी के हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो EECP से बेहतरीन कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ जो एक ऑब्स्ट्रक्शन है, जो रोड़ा है, वो है आज के टाइम पे ज़्यादातर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, मैंने ज़्यादातर वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि जो सर्जरी करने वाले डॉक्टर हैं उनके दिमाग में चुभता है ECP जैसा ट्रीटमेंट। क्योंकि कोई पेशेंट अगर उनके पास आता है, मैं कहता हूँ उनके पास 100 में से अगर एक पेशेंट आया, उसने बोल दिया उसने ECP ट्रीटमेंट कराया था, इसके बाद भी उसको तकलीफ हो गई, तो उनको लगता है कि सारी दुनिया अगर ECP कराती होगी तो सारी दुनिया को ऐसा रिजल्ट आता होगा। क्योंकि ना तो वो ECP में प्रैक्टिस करते, ना तो इसके बारे में उन्होंने कभी पढ़ा, ना तो उनका इसके बारे में कोई प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज है, राइट। और अपने एक एक्सपीरियंस को वो हर पेशेंट के लिए मान लेते हैं कि सारी दुनिया में ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है। जो डॉक्टर ECP में प्रैक्टिस नहीं करते, जिसके बारे में उन्होंने स्टडी नहीं की है, वो उसका नॉलेज लेके दूसरों को बता सकते हैं। तो मेरा एडवाइस ऐसे डॉक्टर्स के लिए है कि आप दूसरों को गाइड करें, मिस गाइड मत करें। जिस चीज़ को आप नहीं जानते उसके बारे में अपना हाथ मत डालें। बेहतर है कि आप 10 पेशेंट्स के ऊपर वो एक्सपीरियंस कीजिए, ट्रायल देखिए, इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस खराब है तो आप रेस कीजिए। उसके पीछे और कई सारे रीजन है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो और बनाया, बट फिलहाल मैं इसको यहीं पे ड्रॉप करता हूं। तो EECP ट्रीटमेंट एक US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए, और मुझे लगता है कि अगर किसी के भी हार्ट की पंपिंग 45% के नीचे जाती है तो केवल दवाएं लेना, केवल लाइफस्टाइल को फॉलो करना, उसके अलावा ECP ट्रीटमेंट आप जरूर फॉलो करिए। कुछ केसेस ऐसे होते हैं हार्ट की पंपिंग कम होने के, जैसे DCMP का केस है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें स्लो रिजल्ट आता है। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में ECP के बहुत ही फास्ट रिजल्ट आते हैं। तो ये हो गया ट्रीटमेंट नंबर 1। दूसरा जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है, नेचुरल ट्रीटमेंट है, वो है एक प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में पेशेंट को अपने लिए इनरोल करना। देखिए, कार्डियक रिहैबिलिटेशन होता क्या है? कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम हार्ट की फंक्शन को एक प्रॉपर प्रीवियस स्टेट में रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे दिल आपका पहले काम कर रहा था, मतलब जब आपको ये हार्ट फेलियर नहीं था, जैसा आपका हार्ट कई सालों पहले काम कर रहा था, हार्ट अटैक होने के पहले काम कर रहा था, या आपको जो हार्ट फेलियर कंडीशन है डायग्नोस होने के पहले काम कर रहा था, उसकी कंडीशन में रिस्टोर करना। तो इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर एक वर्कआउट, प्रॉपर आप योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, पूरी तरह से आप एक ऐसी मेथड में इन्वॉल्व हो गए। जैसे हम जिम करने जाते हैं तो क्या होता है, हर दिन हम जिम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मांसपेशियां हेल्दी रहती हैं। तो वैसे ही बेसिकली कार्डियक रिहैबिलिटेशन का मतलब है कि हमको अपने हार्ट के मांसपेशियों को स्ट्रेंथ देना है। तो जब हमको स्ट्रेंथ देना है तो हमको उस तरह की प्रॉपर एक्टिविटी फॉलो करनी पड़ेगी, और जब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो फॉलो करने की वजह से क्या होता है कि हमारी हार्ट की मांसपेशियां फिर से हेल्दी काम करने लगती हैं। नॉर्मली मैंने देखा है हार्ट फेलियर के पेशेंट में कि जब वो वॉक करते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, जो एक रिहैब को फॉलो करने लगते हैं, जो एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने लगते हैं। लेकिन अगर वो बैठ जाते हैं, वो एक दिन के लिए अगर उन्होंने ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं की तो उनके पैर कपने लगते हैं। जबकि नॉर्मली अगर हम देखें तो ठीक इसका उल्टा होना चाहिए, वॉक करने में पेशेंट को प्रॉब्लम होनी चाहिए, बैठे बैठे पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं तो फिजिकली एक्टिव होने की वजह से हमारी हार्ट की मांसपेशियों को भी सप्लाई अच्छे से मिल पाती है। तो लेकिन ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हो। अगर आप एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल है कि आपको इस तरह का सिम्टम्स देखने को मिले। इसके अलावा मैं यूरोपियन हार्ट जर्नल में रिसेंटली अभी एक पब्लिश हुई रिपोर्ट के बारे में बताऊं तो उसमें ये बताया गया था कि जो नॉर्मली हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं तो उन पेशेंट्स में अगर ग्रेहलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब देखिए, ग्रेहलीन हमारे बॉडी का एक हंगर हार्मोन है। जब हमारी बॉडी ग्रेहलीन सिक्रिएट करती है, जब ग्रेहलीन निकलता है तो हमें भूख का सेंसेशन होता है। अब ये देखा गया कि जब हार्मोनल थेरेपी के थ्रू हमने पेशेंट में ग्रेहलीन के प्रोडक्शन को इंड्यूस किया तो देखा गया कि उन पेशेंट्स में जो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स थे उसमें उनको सुधार देखने को मिला और पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग भी बढ़ी। तो ये जो रिसर्च है ये अभी रिसेंट रिसर्च है, ये अप्रैल में जस्ट अभी पब्लिश हुई है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो क्योंकि ये रिसर्च एकदम नई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एक कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। तो अगर आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है तो एक प्रॉपर एक अच्छे एक्सपर्ट या किसी अच्छे डॉक्टर के सुपरविजन में आप एक प्रॉपर कार्डियक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करिए। मेरे कितने ही पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने केवल मेरे बताई हुई मेथड्स को, प्रोसेस को फॉलो किया, इनफैक्ट वो ECP ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं आए और वो घर पे करते रहे और कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, उनके हार्ट की पंपिंग 20%, 25%, इनफैक्ट 30% तक भी बढ़ गई।
तो ऐसे पेशेंट की संख्या अगर मैं बात करूं तो 50-60% है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जब हार्ट फेलियर की कंडीशन होती है तो ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, रिहैबिलिटेशन पे लोगों का ध्यान नहीं होता। तो ये एक मिसिंग चीज है जो हर पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए अगर आपके हार्ट की पंपिंग 45% के नीचे जा रही है तो। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, और वो है पंचकर्मा एंड नेचुरल ट्रीटमेंट्स। कि अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो ये एक बहुत ही एक प्राकृतिक चिकित्सा है, एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है। नॉर्मली इसके बारे में पेशेंट्स को ज़्यादा पता नहीं होता, क्योंकि हम नॉर्मली कार्डियोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। लेकिन अगर आपके हार्ट की पंपिंग कम हो गई है तो आपके लिए पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा एक बहुत ही पावरफुल डोमेन है। ये इतना पावरफुल डोमेन है क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा की अगर हम बात करें तो जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो इन 5 तत्वों को संतुलित करने की एक विधि है। जल चिकित्सा, पृथ्वी चिकित्सा, आकाश चिकित्सा, अग्नि चिकित्सा और वायु चिकित्सा। तो इन 5 चीज़ों को संतुलित करने की एक विधि है। तो यहाँ पे मैं कुछ ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं HCC, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। तो हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस में क्या होता है कि एक गर्म तौलिया और एक ठंडी तौलिया, एक तौलिया को हमने गर्म पानी में डाल लिया, दूसरे को हमने ठंडे पानी में डाल लिया, और डालने के बाद क्या होता है कि हम खाना खाने के नॉर्मली 20 या 30 मिनट के बाद ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो गर्म वाले को पेट पे रख दिया थोड़ी देर के लिए, फिर ठंडे वाले को रख दिया, फिर गर्म वाले को रख दिया, फिर ठंडे को रख दिया, फिर गर्म ठंडा। इस तरह से करके हम 4 बार इसको रोटेट करते हैं। हम गर्म तौलिया रखने के बाद उसके ऊपर एक गर्म पानी का बैग भी रख सकते हैं, और ठंडी तौलिया रखने के बाद हम एक ठंडी तौलिया भी रख सकते हैं। इसके अलावा GH पैक होता है। तो ये कुछ बेसिकली मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। इसके अलावा हमारी पिंडली मसाज होती है, जो हमारी काफ मसल्स होती हैं। काफ मसल्स को हम सेकेंड हार्ट भी कहते हैं। तो काफ मसल्स में तेल की मालिश करना, उसके ऊपर एक लपेट बांधना। इसके अलावा कटी स्नान होता है। कटी स्नान एक जल चिकित्सा का एक तरीका होता है। तो कटी स्नान में क्या होता है, बेसिकली हम अपने पेट को पानी के अंदर डाल लेते हैं। वैसे ये चिकित्सा पेट के लिए की जाती है, पेट की हर तरह की बीमारियों के लिए की जाती है। लेकिन होता क्या है, जब हमारा पेट सही से काम करता है, जब उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम होता है, हमारी आंतों का मूवमेंट अच्छा होता है, तो हमारे हार्ट के ऊपर से आफ्टर लोड कम हो जाता है। उसको भोजन को पचाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं एक चीज़ तो आपको जो बता रहा हूँ कि इस पूरी प्रोसेस में पेशेंट को सबसे इमीडिएट जो फायदा दिखाई देता है, इमीडिएट, अगर आपने आज से ये सारी की सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं तो आपको आज से ही फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। जो हम एलोपैथिक दवाएं खाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स को रिलीफ होता है, जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है, उसके हार्ट की पंपिंग अभी बढ़ी नहीं है, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए जहां मेडिसिन का यूज कर रहे हैं वहां पे ये प्राकृतिक चिकित्सा ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। अगर आपने आज से करना शुरू कर दिया तो 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है आपको ऐसा लगे जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनीवेज, ये मैं आपको इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूं क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में नॉर्मली लोगों को बताया नहीं जाता और लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती। और पंचकर्मा जो चिकित्सा है, जैसे पंचकर्मा चिकित्सा के कई सारे एलिमेंट है, जैसे कि शरीर में मसाज होती है, वो भी हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करती है। और हमारे टॉक्सिन्स को बाहर करने के अलावा क्या होता है, हमारे बॉडी का जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। तो होता क्या है कि हमारे हार्ट को जो लोड पड़ रहा है पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने के लिए, वो मेहनत कम पड़ जाती है। तो क्या होता है, पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। स्टीम, जो हम कहते हैं स्टीम बाथ होती है, स्टीम बाथ से हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है बाहर निकल जाते हैं। जो हमारे रोम छिद्र हैं, जो हमारे होल्स हैं बॉडी में, से जब टॉक्सिन्स बाहर निकलता है तो हमारे बॉडी का जो हमारा पूरा वेस्कुलर सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है और हार्ट का जो आफ्टर लोड है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जो एक साइकोथेरेपी होती है, क्योंकि नॉर्मली जिनकी हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, तनाव आ जाता है इस चीज़ को लेकर के कि भैया मेरी लाइफ तो अब खतरे में है। तो जैसे शिरोधारा हो गया, कई बार हम ठंडे पानी पे हम हेड मसाज वगैरह करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब एक बहुत ही पावरफुल मेथड है। जब ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो उसकी वजह से धीरे धीरे हमारे हार्ट के ऊपर से नेचुरली लोड कम होता है और हमारी हार्ट की मसल्स क्या करती हैं, रिवाइव करना शुरू करती हैं। तो ये मैंने डिस्कस किया। इसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है, अगला जो मैं पॉइंट के बारे में बात करूंगा, पॉइंट नंबर 4 के बारे में, वो है एक बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अब देखिए लाइफस्टाइल क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों को लाइफस्टाइल केवल एक वर्ड पता है कि लाइफस्टाइल करनी चाहिए। बहुत लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारा जो 80% हमारा रोल है हमारी हेल्थ के लिए, वो केवल लाइफस्टाइल का ही है। तो लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हर दिन आपका पेट लगभग 13 से 14 घंटे खाली रहे। नॉर्मली पेशेंट्स को ये लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, हार्ट की पंपिंग कम हो गई है, तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाओं पे डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये जिस चीज़ को मुझे पता भी नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मतलब मैं पेशेंट की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ अकेले 80% काम करने वाली है। अब लोगों को जब पता नहीं होता तो बिलीव भी नहीं होता क्योंकि किसी को देखा नहीं है। जबकि अकेले अगर कोई इंसान, कोई हार्ट फेलियर का पेशेंट अगर पंपिंग 45 के नीचे हो गई है, इनफैक्ट जिन पेशेंट की पंपिंग 15% के नीचे भी चली जाती है, अगर वो इसको करना शुरू कर देते हैं तो उनको पहले दिन से ही इतना आराम होना शुरू हो जाता है।
तो नॉर्मली एक अच्छी लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हमारा डाइट कैसा होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो हमारे हार्ट का जो ब्लड सप्लाई होता है, सबसे ज़्यादा जो खून इस्तेमाल होता है वो हमारा पेट इस्तेमाल करता है। वो भी उसको मेहनत करनी पड़ती है खाने को पचाने के लिए। खाने को पचाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इसीलिए नॉर्मली हमने देखा है जो हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं तो उनको रात में खाना खाने के बाद उनकी सांस बहुत फूलती है, उनको रात को नींद नहीं आती। तो ये कॉमन सी चीज़ है कि खाना खाने के बाद ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब वो खाना पेट में जाता है, और जब वो पेट में जाता है तो हमारा पेट अब उसको प्रोसेस कर नहीं सकता, क्योंकि दिन में तो हमारा जो मेटाबॉलिक साइकिल है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म में बहुत मजबूत होता है, जो हम खाते हैं उसको पचा लेता है बॉडी, लेकिन पाचन शक्ति हमारी सूरज डूबने के बाद बहुत धीमी होती जाती है। और कोई पेशेंट अगर 8 बजे रात को या 9 बजे खाना खा रहा है और हार्ट की पंपिंग ऑलरेडी उसकी कम हो गई है, मैं मान लेता हूँ अगर उसकी 20% या उसके नीचे हो गई है, तो सांस तो उसकी फूलेगी, 100% फूलेगी। हो सकता है कोई 10 में से एक आध दो पेशेंट हो जिनकी ना फूले, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर वहीं पे केवल वो अपना डाइट चेंज कर दे, हम ऐसा डाइट लें जिसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पेट को मेहनत बहुत कम करनी पड़े, तो ऐसा डाइट, बेस्ट डाइट क्या है? कच्चा भोजन या उबला भोजन। अगर आप बॉइल्ड फूड, जैसे मॉर्निंग में आपने फ्रूट्स खाया, दोपहर में आपने सलाद खा लिया या स्टीम करके वेजिटेबल्स खा ली, खाना खाने के लिए आपने चीला खा लिया, मूंगलेट जैसी चीज़ होती है, मूंग के डोसे खा लिए, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे कि स्प्राउट्स का बना हुआ खाना है, चने का स्प्राउट्स है, मूंग का स्प्राउट्स है, इसकी जो भी रेसिपीज बनती हैं आप बना लो, राइट। अब चावल और गेहूं को जितना कम कर सकते हो आप उतना कम करो, एक बार में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इस तरह का फूड जाएगा तो हमारे पेट को मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि हम खाना उसी टाइम पे खाएं जिस टाइम पे हमारे शरीर के भोजन को पचाने की क्षमता अच्छी है। जैसे नॉर्मली सुबह हम ब्रेकफास्ट करना शुरू करें तो सुबह हम 9 बजे से करना शुरू करें, और अगर हमको डिनर करना है तो अगर ठंडी का टाइम है तो हम 6 o'clock को कर लें, और अगर गर्मी का टाइम है तो मैक्सिमम 7 o'clock। केवल अगर इतनी सी चीज़ हम पकड़ लें तो हमने मॉर्निंग में फ्रूट्स खाया, दालों का बना हुआ थोड़ा नाश्ता कर लिया, दोपहर में हमने सैलेड खा लिया, स्प्राउटेड ग्रेन्स खा लिए, थोड़ा स्टीम करके सब्जियां खा ली, और शाम का खाना हमने कुछ चीला वगैरह कुछ हल्का फुल्का खा लिया, लेकिन खाना बहुत हल्का होना चाहिए। वैसे भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को भूख बहुत कम लगती है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या होता है कि आप देखेंगे कि जो फायदा आपको दवाओं से हो रहा है वो आपको 1 या 2 दिन के अंदर ही होने लगा। तो एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि हम अगर ये लाइफस्टाइल को फॉलो कर लेते हैं, हम एक टाइम बाउंडेड ईटिंग करते हैं कि दिन भर में हमने 10 घंटे के भीतर में खाया, वो भी 9 से लेकर के मैक्सिमम 7, तो क्या होगा, बाकी टाइम हमारा पेट खाली है। जब पेट खाली है तो हमारे हार्ट को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। और स्पेशली अगर मैंने शाम को खाना 7 बजे खा लिया या 6 बजे खा लिया, तो खाना 8 बजे 9 बजे तक वो आराम से पच जाएगा, तो मेरे को नींद भी अच्छी आएगी और मेरे को सांस भी नहीं फूलेगी। तो ये एक चीज़ ध्यान देने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो पेशेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो ये मैंने 4 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद मैं 5वीं एक थेरेपी के बारे में बात करूंगा, उसका नाम है टेराहर्ट्ज़ गन। इसके बारे में कुछ रिसर्चेस मुझे जानने को मिली हैं, और पर्सनली मैंने कुछ पेशेंट्स को एक्सपीरियंस करके देखा है कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट थे, जब उन्होंने अपनी कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन टेराहर्ट्ज़ एक फ्रिक्वेंसी होती है जो कि गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रिक्वेंसी होती है। और टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की जो बीम होती है, बहुत ही लो पावर की बीम, जब हमारे बॉडी के जो मस्कुलर एरिया है, चाहे हमारा हार्ट हो चाहे बाकी हमारे बॉडी के दूसरे मसल्स के एरिया हो, जब वहाँ पे इसको एक्सपोज किया जाता है लगभग आधे घंटे, 40 मिनट या कई बार 1 घंटे तक भी, हर दिन डे टू डे बेसिस पे, तो जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं उसमें उनको बहुत रिलीफ मिलता है। कुछ पेशेंट्स तो 1 आध दिन के अंदर ही उनको इतना रिलीफ मिल जाता है कि उनका चेहरा अगले दिन बताता है कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो बेसिकली ये टेराहर्ट्ज़ गन कई सारी कंपनीज बनाती हैं, और इसके बारे में कोई ऐसे ज़्यादा सेंटर्स भी नहीं है, कोई डेटा भी ऐसा बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जिसके बारे में ये सब चीज़ें बताई जा सकें। पर मैंने करीब 5 से 6 पेशेंट्स को देखा है जिन्होंने हार्ट फेलियर कंडीशन के बाद टेराहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी को यूज़ किया, और उसके बाद उनको बहुत फ़ायदा देखने को मिला, इतना ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिला। इनफैक्ट क्योंकि उन्होंने ना तो ECP लिया, ना तो पंचकर्मा किया, ना तो अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज किया, अपनी करंट लाइफस्टाइल के साथ उन्होंने केवल टेराहर्ट्ज़ गन को इस्तेमाल किया। तो ये अपना मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है इन 5 चीज़ों के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो ये 5 चीज़ें मैं आपको जो मैंने बताई हैं, तो अगर आपकी भी हार्ट की पंपिंग कम है तो आप भी इन 5 चीज़ों के बारे में अपने से रिसर्च कर सकते हैं, और आप नेचुरल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्मा चिकित्सा, और इसके अलावा EECP ट्रीटमेंट, तो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो ऑलरेडी क्लिनिकली वैलिडेटेड है, दुनिया भर में इसके सेंटर्स हैं, राइट। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ECP है। इनफैक्ट साउथ इंडिया की हम बात करें तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी ECP है। लेकिन जो मैंने बीच में डिस्कस किया था, डॉक्टर्स को ये ट्रीटमेंट बहुत चुभता है,
उनको, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करते, जिन्होंने कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, उनको कुछ नहीं समझ में आता, उनको केवल एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। हार्ट की पंपिंग जिनकी कम हो गई है, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी करने से कितना फायदा होगा, ये बहुत रेयर टू रेयर चांसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो 10-20 में से एक आध पेशेंट की पंपिंग में कुछ इंप्रूवमेंट होता होगा तो होता होगा, और वो भी वो पेशेंट होते हैं जिनकी बाईपास सर्जरी होती है। एंजियोप्लास्टी वाले पेशेंट्स में ऑलरेडी हार्ट की पंपिंग और कम हो जाती है। तो ये 5 चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं आज के इस वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डिस्कशन है, ये वीडियो है, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।